हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएच कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीन राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अब से पहले हमारे बहुत सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने कूलाम का नियम का सदिश रूप और अक्षीय स्थिति निरक्ष स्थिति विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव और गॉस की प्रमेय भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नया टॉपिक है कि गॉस की प्रमेय को उपयोग करते हुए या गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हुए अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमें पढ़ना है। अथवा हमें सिद्ध करना है कि यदि हमारे पास अनंत लंबाई का एक आवेशित तार हो और इसमें वैद्युत क्षेत्र हमारा हो तो उस पर लगने वाला जो वैद्युत क्षेत्र होगा या लगने वाला वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन R होता है। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास एक आवेशित तार है, तो हम इसको मानते हैं माना अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है। माना अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है और यदि हम इस तार को S1 का एक हिस्सा S1, जैसे ये हमारे पास एक तार है, ये S1 और S2 एक गोल हिस्सा हमारे पास S3 हो। यदि हमारे पास ये S1 है तो इस छोटे से बिंदु को हम DS1 मान सकते हैं और ये हमारे पास ये DS2 मान सकते हैं। और एक वक्र पृष्ठ हमारे पास जो गोल ये हिस्सा है, सर्कुलेशन हिस्सा, इसको हम यदि ये S3 हो तो इस पॉइंट को DS3 मान सकते हैं। और यहाँ से अगर हम इसकी डिस्टेंस यदि स्मॉल r लें और इस बिंदु को हम P लें तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने माना कि अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है, अनंत लंबाई स्मॉल l का एक आवेशित तार है और जिसका रेखीय आवेश है, तो जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L है। ठीक है। अब इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, इससे या तार के केंद्र से बोल सकते हैं, या इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जो कि ये था P है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। अब हम पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स याद करेंगे, फिर ऐसे S2 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स याद करेंगे, फिर पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स याद करेंगे और उन तीनों को फिर हम जोड़ देते हैं। अब पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φ1, यदि हम इसको φ1 लें तो φ1 इक्वल टू S1 समाकलन S1 और हमारे पास जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो है हमारा E.ds। यदि हम इनके बीच से डॉट आए तो हमारे पास बनेगा EDS cos थीटा। फाई इक्वल टू S1 EDS cos थीटा, और थीटा जो हमारे पास बनेगा, यदि हम थीटा कैलकुलेट करें S1 सॉरी ये S2 था, S1 S2 और S3, यदि हम वैद्युत क्षेत्र और बिंदु को आपस में मिलाएं तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसे S1 के लिए हमारे पास 90 डिग्री और S2 दोनों के लिए 90 डिग्री बनता है। यानी कोण हमारे पास बनेगा θ1 बराबर θ2 और बराबर 90 डिग्री। और cos 90 का यदि हम मान कैलकुलेट करें ये जाने तो cos 90 का मान कितना बनता है, हमारे पास 0 बनता है। तो यदि हम यहाँ पर पुट करें तो φ1 बराबर बना हमारे पास, इसकी जगह 0 रखने पर ये बना हमारे पास 0, φ1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार पृष्ठ S2 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसी प्रकार पृष्ठ S2 से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स φ2 भी हमारे पास 0 बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का ही हमारे पास कोण बनता है और cos 90 का हमने पढ़ा है कि 0 है। फिर ऐसे अब हमारे पास पृष्ठ 3 बचा, यानी
वक्र पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, तो पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ S3 से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स φ3 होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स φ3 बराबर E डॉट ds, और ये हमारे पास 3 E ds है। या इनके बीच का यदि कोण निकाले तो हमारे पास बना E ds cos थीटा, और थीटा हमारे पास यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री, और cos 0 का जो मान बनता है cos 0 का मान 1 बनता है। अब यदि हम इस 1 को यहाँ पुट करें तब हमारे पास बना φ3 बराबर E ds 3, ठीक है, क्योंकि cos थीटा जो था हमारे पास, cos थीटा यानी cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान हमारे पास 1 बनता है यहाँ से, ठीक है, वो हमने यहाँ पे पुट किया। या एक स्टेप में पूरा लिखता हूँ, E ds cos 0 डिग्री और cos 0 का मान हमारे पास 1, तो यहाँ से बना φ3 बराबर E ds 3। अब यदि हम ds का समाकलन करें, ds का समाकलन करने पर, क्योंकि ds हमारा क्या है, एक वक्र पृष्ठ है, यानी वक्र पृष्ठ का यदि हम समाकलन करें तो यहाँ से बनता है हमारे पास 2 पाई RL, तो यहाँ से बना हमारे पास इसका समाकलन करने पर 2 पाई RL, और E क्योंकि समाकलन हमारा जो बनता है, समाकलन हमने ds का किया तो E, और यहाँ से बना 2 पाई RL, ये बना हमारे पास φ3। अब हमारे पास एक पृष्ठ S1 था, यानी φ1 का मान, और ऐसे ही φ2 और φ3, इन तीनों को हम जोड़ते हैं, अतः कुल फ्लक्स सॉरी थोड़ा इसको सही कर दूँ, कुल फ्लक्स φE बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब यदि φ1 का मान देखें तो φ1 का मान 0, φ2 का मान 0, और φ3 का मान हमारे पास बना 2E इंटू 2 पाई RL। यहाँ से मैं नोट करते हैं, तो φE बराबर 0 प्लस 0 प्लस E इंटू 2 पाई RL, फिर फाइनल जो हमारे पास ये φE बना E डॉट 2 पाई RL, ठीक है। अब हम जानते हैं जो φE बराबर बनता है गॉस की प्रमेय से φE बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनता है गॉस की प्रमेय से, परंतु गॉस की प्रमेय से φE बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस φE और इस φE को हम आपस में बराबर करते हैं, तब हमारे पास बनता है अब हमारे पास बना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा था कि हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व होता लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। यदि हम यहाँ से, लेकिन लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L, अब यदि हम Q का मान निकालें तब Q बराबर L लैम्डा या लैम्डा L बनता है। इसको हम यहाँ पुट करते हैं, यहाँ से हमारा लगभग फाइनल रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा। जैसे यदि हम इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 माने, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को यदि हम बराबर करें तब हमारे पास बना इस Q की जगह हम ये पुट करते हैं लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इधर हमारे पास बना E इंटू 2 पाई RL। यहाँ से जो हमारे पास बराबर वैल्यू है उसको हम कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट करने पर हमारे पास जो वैल्यू कट आउट हुई वो L से L कट गया। फिर हमारे पास बना, यदि हम E उधर ही रखें और इसको इधर लाएं तो E, या ऐसे इसको इंटरचेंज करें, E इंटू 2 पाई R इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यदि इस E को ऐसे ही रखें और इन सबको पूरा इधर लेके जाएं तो E बराबर 1 अपॉन 2 पाई R और लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन हमें जो फॉर्म चाहिए थी, फॉर्मूला में हमारे पास फॉर्म थी, यहाँ पे हमारे पास 2 लैम्डा होना चाहिए और यहाँ पर 4 पाई होना चाहिए। तो इसमें हम 2 से 2 गुणा और 2 से भाग करते हैं, या 2/2 से गुणा करने पर
जब यदि हम गुणा करें तब हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो बनता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट बनता है। कैसे? जो हमने 2 से गुना करी ऊपर, तो हमने यहाँ पे गुना करी तो ये हमारे पास 2 लैम्डा बना, और नीचे गुना करी तो हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना। ठीक है, तो ये था इसका फाइनल रिजल्ट। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हमें जो प्रूफ करना था कि यदि हमारे पास अनंत लंबाई का, ऐसे हम माने कि ये एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, ये इधर भी इन्फिनिटी हो सकता है और इधर भी इन्फिनिटी हो सकता है। यहाँ से हम इसे यदि माने इसको हमने एक साइड से कट करें तो S1 सरफेस, उधर से S2, और एक हमारे पास ये सर्कुलेशन की गोल सरफेस जो बनता है S3 बनता है। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर की तरफ और करंट का फ्लो, वैद्युत फ्लक्स हमारा ऐसे बन रहा है। तो हमने माना अनंत लंबाई L का एक आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L है, और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, ये हमारे पास ये था जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी थी। सबसे पहले हमने माना कि पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने पढ़ा था कि फाई E बराबर E डॉट ds बनता है, लेकिन हमें बहुत लंबे तार का निकालना था, इसलिए हमने पहले ही समाकलन लगाया। तो E डॉट ds, जैसे हमने डॉट हटाया तो E ds cos थीटा। अब थीटा की यदि हम बात करें तो थीटा हमारे पास यहाँ ऐसे और ऐसे या ऐसे और ऐसे करने पर हमारे पास 90 डिग्री का एक थीटा बनता है, इसलिए हमने क्या करा, θ1 बराबर θ2 बराबर 90 डिग्री, और cos 90 का मान ये 0 होता है, हम ये मैथमेटिकली जानते भी हैं। तो हमने यहाँ पे पुट किया तो ये बना हमारे पास φ1 बराबर 0। फिर ऐसे इसी प्रकार के पृष्ठ S2 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसी प्रकार ये हमारे पास पृष्ठ S2 होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये भी φ2 बना, क्योंकि सेम उसी कंडीशन में बनेगा। फिर हमारे पास तीसरा था हमारे पास पृष्ठ S3, इस सर्फ ये वाला पृष्ठ S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फॉर्मूला हमारे पास सेम है, बस हमारे पास चेंज क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। इस बार हमारे पास जो चेंज है एंगल क्या है, एंगल हमारे पास 0 और cos 0 का मान बनता है 1। यहाँ पर हमने पुट किया तो cos 0 की जगह 1 बना, हमारे पास बना E ds3। अब हमने ds का समाकलन करा, ds क्या हमारे पास E इंटू 2πRL। अब 2πRL क्या हमारे पास एक वक्र पृष्ठ होता है, यानी किसी बेलन का बाहरी पृष्ठ, गोल बाहरी पृष्ठ। फिर कुल वैद्युत फ्लक्स हमने काउंट किया, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये हमने ऐड किया। तो पहले दो तो हमारे पास 0 थे, हमारे पास लास्ट वाला जो बना E इंटू 2πRL। फिर हमने क्या किया, ये गॉस की प्रमेय से हमने इसकी तुलना की, क्योंकि गॉस की प्रमेय भी हमारे पास क्या बनती है, φE बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, φE बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने यहाँ किया। फिर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इस तार का पृष्ठ या रेखीय आवेश घनत्व, यानी एक तरीके से हम डेंसिटी की बात करें कि इसकी डेंसिटी तार की क्या है, वो हमारे पास था लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। अब यदि यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाले तो यहाँ से बना लैम्डा L, तो Q बराबर लैम्डा L। फिर एक इक्वेशन ये हमारे पास और एक, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 की यदि तुलना करी तब हमारे पास ये Q था, इसकी जगह हमारे पास लैम्डा L और ये एप्सिलॉन एज इट इज रहा। फिर ये वाला जो हिस्सा था हमारे पास, ये हमने यहाँ पर रखा। फिर L से L कैंसिल आउट किया, हमारे पास बना, इसको हमने उधर किया, उसको इधर किया, E इंटू 2πR इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन। फिर ये जो वैल्यू थी हमने इसको अपॉन में लेकर आए, तो यहाँ पर हमारे पास बना 1/2πR और लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन हमें जो सूत्र में चाहिए था वो यहाँ पर क्या चाहिए था, वहाँ ऊपर 2 और नीचे हमारे पास 4 होना चाहिए थे। तो इसी समीकरण को हमने 2/2 से गुणा किया। जब 2 से ऊपर गुणा किया तो ये हमारे पास बना 2 लैम्डा, और यहाँ गुणा करने पर हमारे पास बना 4π एप्सिलॉन नॉट। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले कि अनंत विस्तार के आवेशित समतल चालक शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की है। यानी यही यदि हमारे पास आवेशित तार है और हम इसके बीच में एक चालक शीट ऐसे फिट कर दे ऐसे, तब उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद लास्ट हमारा जो फॉर्मूला बनता है, जो तीसरा डेरिवेशन है, वो हमारे पास बनता है आवेशित तार के एक कोने पर अगर हम शीट लगा दें तब हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है। पेपर की दृष्टि से ये तीनों ही डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तीनों में से लगातार तीनों में से एक हर साल एक डेरिवेशन बनता आ रहा है। तो इसलिए आप इसे अपने आप से ट्राई करें, ठीक है। और यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी बनी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। हम आपको पर्सनली भी हम आपको व्हाट्सएप के द्वारा हम आपको बता देंगे, वीडियो कॉल्स के द्वारा भी आपको बता देंगे, ठीक है। आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।